हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 को। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 वेक्टर्स इन प्लेन। हम लोग इससे पहले चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं, 8.1 कर चुके हैं और अब हम लोग करेंगे 8.2 को अपनी कैंटर पब्लिशर की सीरीज़ में। ओके, सो हमारे पास है सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1। PQRSTU is a regular hexagon. PQ is equal to vector x, QR is equal to vector y and RS is equal to vector z. State the following vectors as scalar multiple of x, y और z. तो इन तमाम वेक्टर्स को हमने स्टेट करना है एज स्केलर वेक्टर्स, एक्स का, वाई का या जी का स्केलर मल्टीपल्स, यानी कि इसको किसी चीज़ से हमने मल्टीप्लाई कर देना है एक्स वगैरह को, और उनकी फॉर्म में इनको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एस टी मीन्स ये वाला वेक्टर एस शुरू से, एस टी और टी एस में डिफरेंस होगा, तो एस टी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। दिस वन इज एस टी। तो मैं इसको किस तरह एक्स वाई या जी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो मैंने चूंकि इसको स्केलर मल्टीपल में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं एस टी को उस वेक्टर के मुताबिक रिप्रेजेंट करूँगा जिसका ये पैरेलल होगा। तो जाहिर है ये एक्स से पैरेलल है बिकॉज इज ए रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स ही एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होते हैं, जैसे हमने देखा था। तो जो नंबर 1 एस टी है उसको तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ। अगर आप देखें तो ये एक्स और एस टी इन दोनों की लेंथ इक्वल है क्योंकि दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, लेकिन इसके साथ साथ बस एस टी की डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड दीज बोथ आर स्टिल पैरेलल। तो मैं इसको माइनस वेक्टर एक्स लिख सकता हूँ कि ये उसकी उल्ट ऑपोजिट साइड में है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास वेक्टर नंबर टी यू। अब वेक्टर नंबर टी यू में क्या है? अगर आप लोग वेक्टर नंबर टी यू को देखें तो दिस वन इज वेक्टर टी यू, और मैंने अब इसको रिप्रेजेंट करना है एज स्केलर मल्टीपल ऑफ एक्स वाई और जी। तो अब मैं इसको वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्योंकि नाउ दिस इज पैरेलल टू वाई एंड उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट लेंथ सेम है बिकॉज दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एज माइनस वाई का वेक्टर। ओके, और उसके बाद एक ये चीज़ हिंट जो है अभी उन्होंने दी हुई है, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है रेगुलर हेक्सागन की, उन्होंने ख़ास तौर पे लिखी है, तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं। तो बताते हैं, इन अ रेगुलर हेक्सागन मेन डायगोनल पी एस इज डबल द साइज क्यू आर एंड पैरेलल टू इट। तो ये जो है पी एस ये क्यू आर या टी यू के डबल है और उन दोनों के पैरेलल है लेंथ में। तो ये रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी है। बट एनीवेज हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूपी। तो यूपी वेक्टर है ये वाला वेक्टर। सो नाउ दिस इज ऑपोजिट टू जी। सो मैं इसको लिखूंगा माइनस जी वेक्टर, बिल्कुल सेम तरह पैरेलल है जी के, लेकिन पैरेलल वाले का हमने लिखना है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, साइज सेम है, दिस इज नेगेटिव जी। नेक्स्ट है हमारे पास पी एस वेक्टर। पी एस वेक्टर मीन दिस वन। इसकी उन्होंने ऑलरेडी हिंट दे रखी है कि दिस इज डबल द साइज एंड पैरेलल टू इट। तो क्यू आर के ये डबल है और पैरेलल है, मीन्स हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं पी एस को एज 2y वेक्टर, और बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा। इसको स्केलर मल्टीपल के तौर पे अगर हम लोग लिखें तो यही तरीका है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और चीज़ भी बन रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जी भी बन रहा है, क्योंकि एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जी भी अगर हम हेड टू टेल से देखें तो वो भी बन जाता है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्केलर मल्टीपल लिखेंगे क्योंकि उन्होंने हमें स्केलर मल्टीपल ही कहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्यूटी। क्यूटी वह है ये वाला वेक्टर। ओके, सो अब क्यूटी जो है उसको हम लोग पैरेलल करेंगे टू यूपी, क्योंकि अगर पी एस पैरेलल था क्यू आर के तो क्लियरली जो क्यूटी है वो पैरेलल होगा टू यूपी। तो क्यूटी पैरेलल होगा हमारे पास, यहाँ दूसरे अल्फाज में अगर हम लोग उस तरफ देखें तो जो क्यूटी है वो पैरेलल होगा जी के। सो ये वाला माइनस जी है, तो अगर इसके साथ पैरेलल है लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऑटोमेटिकली जी बन जाता है। बट एनीवेज इधर से हम सीधा देख सकते हैं कि ये इसके पैरेलल होगा और इसके डबल द साइज भी होगा। तो क्यूटी को हम लोग लिख सकते हैं एज 2z वेक्टर। और हाँ, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर एक्स वाई जी की फॉर्म में लिखें तो ये उनका भी हेड टू टेल रूल भी एक किस्म का बन रहा है, क्योंकि ये बन जाएगा
इधर जाकर क्यू टी मैं नेगेटिव एक्स प्लस जी प्लस वाई वेक्टर। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स है प्लस जी प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से टेल शुरू होते हैं, यहाँ पर जाकर हेड पर ख़त्म होती है। हेड टू टेल रूल, अगर आप 3 वेक्टर्स को आपने ऐड करना है, आप पहले की ये वाला पहले का हेड है, पहले के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखें, फिर दूसरे वेक्टर के हेड पे तीसरे वेक्टर की टेल रखें, एंड देन फाइनली पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक मिला दें, तो दैट विल बी द एडिशन। तो इसका मतलब ये वाला जो क्यू टी वैक्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं एज एडिशन ऑफ वाई वैक्टर प्लस जी वैक्टर प्लस माइनस एक्स वैक्टर, जिसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं एज वाई वैक्टर प्लस जी वैक्टर माइनस एक्स वैक्टर। ये ठीक आंसर तो नहीं है क्योंकि उन्होंने हमसे स्केलर मल्टीपल्स पूछे थे, जो कि ये ठीक बनता है, लेकिन बुक के एंड में उन्होंने ये वाले आंसर्स लिखे हुए हैं, तो ये भी हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये भी इसी को अगर हम लोग एडिशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पी एस वाले को भी लिख देते हैं क्योंकि उन्होंने इसको भी लिखा हुआ है, तो ये तो मैंने बताया था एक्स वाई जी बनता है सिंपली, तो एक्स वैक्टर प्लस वाई वैक्टर प्लस जी वैक्टर, एंड इसका करेक्ट आंसर तो ये है क्योंकि उन्होंने हमसे स्केलर मल्टीपल्स पूछे थे। Okay, next question. Describe a situation where the resultant of 3 coplanar vectors is 0 and another situation where it is not 0. Use diagrams to support your explanation. सबसे पहले व्हाट इज अ कोप्लेनर वेक्टर, तो जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा यानी 3 वेक्टर्स आ जाएंगे तो हम उनको बताएंगे कि ये कोप्लेनर हैं या नॉन कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर से सिर्फ ये मुराद है कि वो सिर्फ एक प्लेन में होंगे, यानी अगर हम लोग उनको एक पेपर में बनाएं तो हम उनको इजीली बना सकेंगे। फॉर एग्जांपल ये है मेरा पहला वेक्टर और मे बी ये है मेरा दूसरा वेक्टर। अब जब भी 2 वेक्टर्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली एक ही प्लेन पे होंगे, क्योंकि वो आप इसको जिस तरफ मर्जी ले जाएँ, आप इसका अपना एक प्लेन बना सकेंगे। वो एक्स वाई जी ना हो लेकिन उनके दरमियान में कोई प्लेन बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक तीसरा वेक्टर ऐड करेंगे, मे बी दिस वन, तो ये या तो इन तीनों अब ये मिलाकर या तो ये कोप्लेनर होंगे या नॉन कोप्लेनर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर तो ये इस तरह जाता है, इधर आया, इस तरह जाता है, तो ये तो इसी सीधे इस प्लेन में बना है, इस प्लेन में, यानी हम लोग इसको साइड से अगर देखें तो हमें फुल इमेज नज़र आ रही है, तो ये एक प्लेन में है, एक 2D प्लेन में। लेकिन मे भी हो सकता था कि ये जो तीसरा है ये इधर से निकल कर पीछे चला जाता, यानी ये जहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर चला जाता, तो 3D में हम उसको देख सकते हैं कि उस तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हम 2D में इसको बना ही नहीं सकते। तो ऐसे ये नॉन कोप्लेनर हो जाता क्योंकि इन दोनों के प्लेन से ये निकल जाता। जबकि अगर सिर्फ 2 वेक्टर्स हों तो उनके साथ ये मसला नहीं है, अगर ये यहाँ से बेशक अंदर भी चला जाए तो उसका भी हम लोग अपना एक प्लेन बना सकेंगे, यानी उसको रोटेट करके। सो तो वो कहते हैं कि ऐसी एक सिचुएशन बनाएं जिसके अंदर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, दे आर कोप्लेनर। तो फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन, इसमें ये तीनों कोप्लेनर हैं, और एक ऐसी सिचुएशन बनाएं जिसके अंदर इन तीनों का आंसर एक में तो 0 है और एक में 0 नहीं है। तो चलें वो वाली जिसमें 0 नहीं है वो तो हमारे पास ये वाली कंडीशन होगी, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो इन दोनों की इन सब का सम क्या है, इन सबको हमने इस अरेंज कर दिया। तो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक हम लोग ड्रॉ करेंगे, आखिरी वेक्टर की हेड तक। तो ये हमारे पास एडिशन है इन तीनों वेक्टर्स की, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये तो 0 नहीं है, ये तो क्लियरली कुछ है, तो क्लियरली ये हमारे पास इसका आंसर 0 नहीं है। इसको चेक करने का तरीका है कि क्या ये क्लोज्ड शेप बनाते हैं, क्या हमने इनको इस तरह अरेंज किया तो क्या इन्होंने क्लोज शेप बनाई, अगर तो नहीं बनाई फिर इसका मतलब इनका आंसर 0 नहीं है। एक और सिचुएशन जहाँ पर इनका आंसर 0 हो तो हम लोग एक क्लोज्ड शेप बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। तो इसके अंदर एक क्लोज शेप बन गई है। पहला वेक्टर था ये, इसकी टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक तो कुछ भी नहीं बनता, दैट इज 0। तो इस सब का आंसर हमारे पास 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain why the resultant of 3 non-coplanar vectors cannot be 0. Provide a detailed reasoning for your answer. अब हमारे पास 3 नॉन-कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो ये कोप्लेनर नहीं है, तो एक वेक्टर इस तरह है, एक वेक्टर इस तरह है। मे बी जो तीसरा वेक्टर है इन दोनों का प्लेन तो हो गया ये, लेकिन जो तीसरा वेक्टर है वो इन दोनों के प्लेन को छोड़ गया है, वो मे बी आपके पास अंदर चला गया है बोर्ड के, यहाँ पे भी बाहर आ गया है बोर्ड से। सो तीसरा वेक्टर मैं इसी तरह एक डॉट ही ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि वो इसके अंदर जा रहा है। पेपर पे हम लोग अंदर वाली जगह नहीं ड्रॉ कर सकते, 3D में आप इसको देख सकेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये वेक्टर मेरी तरफ आ रहा है, तो इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। इन डायाग्राम्स हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अंदर जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी है
तो वो भी अगर अंदर जा रही है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे अक्रॉस, ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे फॉर इन, यानी टुवर्ड्स द बोर्ड या टुवर्ड्स द आप कह सकते हैं स्क्रीन, इनटू स्क्रीन। और अगर कोई चीज़ बाहर आ रही है वी यूज़ दिस साइन के आउट ऑफ स्क्रीन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ये साइन यूज़ किया है कि ये वाला तीसरा वेक्टर है, ये मेरी तरफ आ रहा है। मैं इसको ड्रॉ तो नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं इस तरह रिप्रेज़ेंट कर सकता हूँ। तो क्लियरली ये इन दोनों के प्लेन में नहीं है। कोई से 2 वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। अगर ये इस तरह एक वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर है वो मेबी बाहर आ रहा है, तब भी वो एक ही प्लेन में है। अगर आप इसको रोटेट कर देंगे 3D ऊपर से देखेंगे तो तब वो एक प्लेन में बन जाएँगे। इधर-उधर से घुमा-फिरा के आप इसका एक ना एक प्लेन बना लेंगे, कुछ इस तरीके से या कहीं से भी। तो ये जब आप इसको 3D में विज़ुअलाइज़ करेंगे आप समझ जाइए। लेकिन 3 वेक्टर्स का कभी भी एक प्लेन नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले 2 आ चुके हैं। सो अब ये 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। क्यों इनका अगर हम लोग सम करें या इनका रिजल्टेंट लें तो वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका एक सिंपल तरीका है समझने का। हमने देख लिया है अगर किसी भी 3 वेक्टर्स का हमें सम 0 लाना है तो एक क्लोज़्ड पॉलीगॉन, या क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं तो एक क्लोज़्ड ट्रायंगल बनना चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखा, इसका अगर सम 0 लाना है, क्लोज़्ड ट्रायंगल बनेगा। इस तरह इनको अरेंज करके कि पहले वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे की टेल, एंड देन जो सम है वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक। तो एक क्लोज़ ट्रायंगल बनेगा तो तभी हमारे पास आंसर 0 होगा। अगर तो एक क्लोज़ ट्रायंगल नहीं बनेगा तो कुछ ना कुछ तो इसका आंसर होगा। तो अब इसका आंसर सिंपली यही है कि अगर आपने क्लोज़ ट्रायंगल बनाना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एक क्लोज़ ट्रायंगल बना दें। क्योंकि क्लोज़ ट्रायंगल एक सिर्फ़ तभी बन सकता है जब ये जो तीसरा वेक्टर है, ये इस गैप को कंप्लीट करे, और ये गैप उसी प्लेन में कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि ट्रायंगल इज़ अ 2D शेप, ट्रायंगल एक 3D शेप नहीं है। तो सिंस 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कभी भी एक क्लोज़ ट्रायंगल नहीं बना सकेंगे, हमारे पास कभी भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सम जो है वो 0 नहीं होगा। हमेशा वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वेक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर उन्होंने आपको ये 2 वेक्टर्स दिए हैं और कहते हैं कि इसके आपने ये निकालने हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको तो इनमें से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आखिरी वाले करता हूँ, 4x + 3y। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? हमें इन दोनों वेक्टर्स को सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा वहाँ पर जहाँ पर हमने इनको सॉल्व करना है। तो इनको कॉपी करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप पहले वाले वेक्टर को नापें थ्रू अ रूलर। उसके थ्रू आप इसकी लेंथ नाप लें। जो भी लेंथ आती है इन सेंटीमीटर्स में ही आप निकालेंगे यहाँ पर। एंड देन उसके बाद आप लोग थ्रू अ प्रोटेक्टर ये वाला एंगल नापेंगे, यानी इधर अपनी प्रोटेक्टर को रखेंगे और ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड थीटा, ये वेक्टर की पहचान है, उसकी डायरेक्शन आप इसको नाप लें। जब आप इसको नाप लेंगे देन फिर आप अपने ग्राफ पेपर पे आएँ और इधर अब ये जो वेक्टर है यहाँ पर आपको किसी कोऑर्डिनेट प्लेन की कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, ना भी बनाएँ तो तब भी आप इसका सम निकाल सकते हैं। एनीवेज़ हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बना देते हैं। ये ना भी बने तब भी आप वेक्टर को कहीं भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम लोग एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास 4x + 3y है। तो एनीवेज़ अब सबसे पहले मैं यहाँ पर x को ड्रॉ करूँगा। x मैं नाप चुका हूँ, उसकी लेंथ और एंगल आप नाप चुके होंगे। सो मेबी उसको जब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, सो अब आप इसको एक्यूरेट लेंथ और एंगल से नापेंगे। मुझे चूँकि यहाँ पर नापना मुश्किल है तो मैं बस एक आपको रफ इमेज दे रहा हूँ। तो मेबी दिस इज़ x, दिस इज़ ये जो पहला वाला हमारे पास वेक्टर है x, और ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं चूँकि इसको एक्यूरेट नहीं बना सकता, मैं इसको इस तरह बना रहा हूँ। प्लस ये थोड़ा-सा आपको इस तरह सा इसका एंगल आपको एक्चुअल नापना पड़ेगा, एंड देन इधर एक्चुअल एंगल के साथ प्रोटेक्टर से देख कर आप लोग इसको एक्चुअल एंगल के साथ बनाएँगे, ताकि ये एग्ज़ैक्ट, अगर इस तरह है तो एंगल ज़्यादा होगा, इस तरह है तो एंगल कम होगा, ताकि एग्ज़ैक्ट इसकी डायरेक्शन और लेंथ आ जाए। जब आपने ये बना लिया तो अब वो आपको कहते हैं 4x + 3y। आप इनकी एडिशन कर रहे हैं तो आपको इनको हेड टू टेल रखना पड़ेगा। सबसे पहले 4x, अब 4x का मतलब सिंपली ये है x + x + x + x, इसको हम लोग 4x कहते हैं, 4 बार x को ऐड किया है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि 4 बार x x को दूसरा वेक्टर बनाकर उसकी अ, टेल को हम लोग पहले वेक्टर की हेड पर रखेंगे। तो हमारे पास होगा एक और बार x, एक और बार x और एक और बार x। 4 बार जब हमारे पास x हो गया है तो दिस इज़ 4x। हम लोग इसको डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते थे कि डायरेक्टली यही वेक्टर लेते एंड देन इसके x और y दोनों को एट द सेम टाइम आप लोग 4 से स्केल कर देते। तो ये वाला जो था ये भी इतना बढ़ जाता, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक ही वेक्टर आ जाता तो इतना बड़ा होता, आप उसको 4x ऐसे देते, लेकिन ये वाला तरीका भी ठीक है। उसके बाद आपको वो कहते हैं y बट 3y। तो अब y मेरे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरफ है, y कुछ इस तरह से है, आपको एग्ज़ैक्ट लेंथ नापनी होगी इसकी एंड देन इसका एग्ज़ैक्ट एंगल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर से नापते हैं, ये इधर से नापते हैं एग्ज़ैक्ट एंगल, इधर आप लोग एक और छोटा
कोऑर्डिनेट प्लेन टाइप बनाएंगे एंड देन फिर आप इधर से ये वाला एंगल जो यहाँ पर आपने नापा था वही बनाएंगे ताकि एग्जैक्ट आपके पास डायरेक्शन आए। ये आपने बना दिया। उसके बाद अब दिस इज़ नाउ 3 टाइम्स, तो फॉर एग्जाम्पल आप इसको भी 3 टाइम्स स्केल कर सकते हैं। तो एनीवेज ये कुछ इस तरह से हो, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। So this is 4x and this is 3y. Then अब आपने इन दोनों का सम करना है 4x और 3y का। आप चाहें तो इसको एक बड़ा वेक्टर समझ सकते हैं, इसको एक बड़ा वेक्टर या इनको छोटे-छोटे भी समझ सकते हैं। लेकिन किसी भी वेक्टर एडिशन का क्या तरीका है कि पहले आपने इनको इस तरह अरेंज कर देना है कि एक-एक जो नया वेक्टर आएगा उसकी टेल को पहले वेक्टर की हेड पर रखते जाना है। एंड देन फाइनली आपने पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जाना है। तो आप अपने हेड टू टेल रूल से इन सब का सम निकाल लेंगे। तो हर हालत में पहला वेक्टर ये और आखिरी वेक्टर की जो टेल है वो ये है, तो आपका जो फाइनल सम आएगा दैट विल बी दिस वेक्टर। सो 4x प्लस 3y इज दिस वेक्टर। आप चाहें तो जब आपका ये निकल आए ग्राफ पेपर हो या आपका जो रूलर है उससे आप इसकी लेंथ भी नाप सकते हैं। लेंथ नापने का एक और तरीका ये है कि आप इसका यहाँ से x नाप लें, इसका यहाँ से y नाप लें, देन वो जो हमने मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया था उससे आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। बट एनीवेज कुछ इस तरीके से आप इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो यही एक आइडिया है। इसके अंदर एक दूसरा वाला भी था माइनस में। ये वाला कैसे करेंगे, इसको भी आप हेड टू टेल रूल से ही करेंगे, लेकिन इसको आप लोग लिख देंगे एज 3x प्लस माइनस वाई। तो आप करेंगे अभी भी इनको ऐड, लेकिन ये चूँकि इसका आंसर होगा 3x माइनस वाई, तो अगर आप यही निकालना है तो वही सेम चीज़ होगी। तो आप इनको ऐड करेंगे लेकिन इसको माइनस वाई लेंगे। माइनस वाई से मुराद है बस इसके आप डायरेक्शन को फ्लिप कर देंगे। तो बजाय से आप इसको इस तरह रखें, आप इसको इस तरह रख देंगे। तो बस आपने ये करना है और हेड टू टेल रूल से ही आप इसका भी आंसर निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी वैक्टर इज दिस। सो मैं इसको बनाता हूँ। हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, मैं एक रफ स्केच बनाता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर हमारे पास जो ए बी वैक्टर है दैट इज अ बी वैक्टर। ए सी वैक्टर को वो कहते हैं सी वैक्टर। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट है इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट आता है दैट इज द मिड पॉइंट, एम है वो। देन n लाइज ऑन ए सी सच दैट ए एन इज इक्वल टू 3n। तो n जो है वो इसके सी के ऊपर है, सी वेक्टर के ऊपर, लेकिन वो इसका डायरेक्ट मिड पॉइंट नहीं है। वो इस तरह से है कि ए एन इज इक्वल टू 3cn, यानी कि ये जो ए एन जितना डिस्टेंस होगा ये सी एन डिस्टेंस से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल रफली एन इधर आएगा, क्योंकि अगर अब मैं देखूँ तो तकरीबन ये जो ए एन वाला डिस्टेंस है ये 3 टाइम्स है कंपेयर टू सी एन डिस्टेंस। यहीं पर वो हमें कह रहे हैं कि इस तरह से इसको हमें डिवाइड करना है। एग्जैक्ट मिड में हो तो फिर तो ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मिड में नहीं है, ये सी की तरफ थोड़ा सा गया हुआ है। देन वो कहते हैं स्टेट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी। तो इन वेक्टर्स को बी या सी के टर्म्स में या उन दोनों के एडिशन में फोर्स हमें इनको लिखना है। सो पहला वेक्टर है हमारे पास ए सी वैक्टर, ए सी वैक्टर। सो दैट इज ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है ए सी इज इक्वल टू सी वैक्टर, तो इसमें तो कुछ लिखने वाली चीज़ नहीं है, ये तो ऑलरेडी उन्होंने बताया है ए सी इज इक्वल टू सी वैक्टर। देन है बी सी वैक्टर, बी सी वैक्टर। सो बी सी वैक्टर इज दिस वन। तो इसको आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर विल बी इक्वल टू ए सी वैक्टर, राइट, हेड टू टेल रूल से। तो ये पहला वैक्टर, ये दूसरा वैक्टर, एंड फाइनल इनकी एडिशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका है, मैं इसको लिखूंगा आपके पास बी वैक्टर, तो हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिखूँ बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर विल इक्वल सी वैक्टर। तो बी सी वैक्टर हो गया हमारे पास सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर। तो हमने बी सी को भी सी और बी की टर्म्स में ज़ाहिर कर दिया है। नेक्स्ट है ए एन, ए एन मीन्स ये वाला। तो अगेन हमें इसको ज़ाहिर करना है इन टर्म्स ऑफ ए बी। तो इसको हम लोग अगर एक तरह से देखें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमारे पास है ये वाला ए एन वैक्टर, इसकी हम लोग बात करें तो अगर हम लोग इसको देखें तो अगर हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं, हमें पता है कि ए एन इज इक्वल टू 3cn। तो सी एन वैक्टर को सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सी एन वैक्टर जो है, बल्कि हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं फॉर द टाइमिंग एन सी वैक्टर को, क्योंकि अगर वो सी एन वैक्टर के 3 टाइम्स है तो मैग्नीट्यूड में तो सी एन और एन सी का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, बस डायरेक्शन उनकी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एन सी वैक्टर की, दैट इज सी वैक्टर डिवाइडेड बाई 4। एन सी वैक्टर
इज सिंपली सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये ओवरऑल ए से सी तक सी वेक्टर था। ये वाला हिस्सा 3 है, ये वाला 1 है, तो ओवरऑल 4 हिस्से बनते हैं सी एन एन के, और उनमें से एक हिस्सा हमारे पास एन सी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एन सी इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4। ए एन जो है वो एन सी के 3 टाइम्स है। मैग्नीट्यूड में तो हम कह सकते थे कि ए एन सी एन के 3 टाइम्स है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो देयर एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट वेक्टर्स के टर्म्स में कहें तो ए एन सी एन के 3 टाइम्स नहीं बल्कि एन सी के 3 टाइम्स है, क्योंकि जब डायरेक्शन सेम होगी तभी हम लोग बता सकेंगे कि ये 3 टाइम्स है। अगर तो ये डायरेक्शन सेम ना हो तो हम कहेंगे कि ए एन इज नेगेटिव 3 टाइम्स ऑफ सी एन। बट एनीवेज यहाँ हम इसको शायद किसी और तरीके से कहें, लेकिन डायरेक्शन जब सेम होगी तभी हम इसको कहेंगे। तो अब हमें एन सी का पता है, डायरेक्शन सेम है टू ए एन, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए एन वैक्टर इज इक्वल टू 3 एन सी वैक्टर या 3 डिवाइडेड बाय 4 सी वैक्टर। तो ए एन वैक्टर को भी हम लोगों ने सी या बी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। देन है हमारे पास एम एन। सो एम एन वैक्टर है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग लिख सकते हैं एम एन वैक्टर को एज जो हमारे पास ए एम वैक्टर है प्लस एम एन वैक्टर विल इक्वल टू ए एन वैक्टर, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं एज ए एम वैक्टर प्लस एम एन वैक्टर विल इक्वल टू फ्रॉम हेड टू टेल इक्वल टू ए एन वैक्टर। ए एन का भी हमें पता है, ए एम भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए एम कितना होगा, तो ऑफकोर्स ये बी के हाफ होगा, बी वैक्टर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट में है। सो देन अब हम लोग कहेंगे कि ए एम है ये, हाँ। तो ए एम इज बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम एन वैक्टर इज इक्वल टू ए एन भी हमें पता है, दैट इज 3 डिवाइड बाई 4 सी वैक्टर। तो अब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एम एन वैक्टर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 सी वैक्टर माइनस बी डिवाइड बाई 2 वैक्टर। सो ये हो गया हमारा एम एन में। तो इस तरीके से हमने इन सबको रिप्रेजेंट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ बी या सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है जिस तरह हमने ऑलरेडी पीछे किया था। गिवन 4 वैक्टर्स अगेन, इनको हमने नाप के रखना है इन द फॉर्म ऑफ हेड टू टेल, एंड देन फिर हम लोग इनके रेशियो निकाल सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से एक पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी आपको आता है। मैं ए माइनस 2 सी कर दूँगा, उसमें माइनस बी हमारे पास शामिल है। यहाँ मेरे ख्याल में ए माइनस 2 सी बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब आपको माइनस आता ही है, बस आपने उसको फ्लिप कर देना है। तो ए प्लस 2 बी प्लस सी करते हैं, वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं तो आपको समझ आ जाएगी। सिंपल, ए वैक्टर को आप लोग रेप्लिकेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। आप उसकी लेंथ नापेंगे, उसका एंगल नापेंगे और उसको एग्जैक्ट आप ए वेक्टर बनाएंगे। देन आप चाहें तो पहले 2b भी रख सकते हैं, पहले c भी रख सकते हैं, उसके बाद ए रखना है। आंसर हमेशा सेम आता है, आपको पता है। इन एडिशन और वेक्टर एडिशन में सेम है, ए प्लस बी वैक्टर सेम एज बी प्लस ए वैक्टर। तो लाजमी नहीं कि आपने ए को पहले रखना है हेड टू टेल में, आप जिसको मैं आप देखेंगे कि आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ए वैक्टर प्लस 2b वैक्टर, तो बी वैक्टर है हमारे पास ये 2b यानी इसका डबल। तो एनीवेज ये हो जाएगा हमारे पास एक बार दूसरे वैक्टर की टेल को हम लोग रखेंगे पहले वेक्टर के हेड पर, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 2b। सो ये आपको ऑलरेडी आता है। आपने एग्जैक्ट इसको नापना है, एग्जैक्ट इसके एंगल को नापना है। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज राइट हियर, तकरीबन मेरे ख्याल में 90 बनता है। और देन उसको फिर नाप कर आप यहाँ पर 90 डिग्री नाप कर आप उसको यहाँ पर भी 90 डिग्री से बी वेक्टर बना देंगे। एक और चीज़, यहाँ पर आप चाहें तो इसको इस तरह से बना सकते हैं कि ये दो बी वैक्टर्स हैं। यहाँ इसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप इसको एक ही वैक्टर बना दें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो ये 1 वेक्टर ही बना दें और इसको एग्जैक्टली 2b वेक्टर कह दें। आपके साथ बनाएंगे कि आप इसकी लेंथ नापें और इसकी लेंथ को डबल कर दें, यानी जो भी इसकी लेंथ थी उसको हम लोग डबल कर दें और यहाँ पर आप वो बना दें। लेकिन ये जो शुरू वाला था ये एंगल सेम रहना, ये इसको अपने डबल नहीं करना, क्योंकि डायरेक्शन डबल नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2b वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास प्लस सी। अब सी है ये वाला, तो सी को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे, एग्जैक्ट लेंथ और एग्जैक्ट एंगल से यहाँ पर हम नापेंगे। मेरे ख्याल में ये 90 बनेगा। देन फाइनली पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर इन ऑरेंज कलर। ओके, बाकी मेरे ख्याल में आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पीछे इसमें भी हमने ऐड करना है। कहते हैं गिवन दैट, अब उन्होंने हमें वेक्टर्स ड्रॉ नहीं करके दिए बल्कि एक्चुअली में बता दिया है। सो ए वेक्टर है ये और बी वेक्टर है ये। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करता हूँ।
तो कहते हैं कि ए वेक्टर है हमारे पास 6 -2, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पहली एक्सरसाइज में कि इससे क्या मुराद है। तो अब तो आपको पता है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो 6 यूनिट जाता है एक्स में और -2 यूनिट जाता है वाई में। मैंने आपको ये भी बताया था, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6i प्लस -2j। इसको आमतौर पर इसी तरह लिखा जाता है, इस बुक में उन्होंने नहीं लिखा, बट आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर है जो 6 यूनिट जाएगा एक्स में और -2 यूनिट जाएगा वाई में। एंड देन सेकंड वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, दैट इज -3, 5। इसको भी आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं एज -3i प्लस 5j। ओके, और इनके ऊपर हैट्स हैं बिकॉज द यूनिट वेक्टर्स। ओके, सो पहला वेक्टर है जो 6 यूनिट जाएगा एक्स में और -2 इन वाई। तो 6 यूनिट एक्स में तो मे बी दिस इज 3। तो एक एक रिमाइंड का डिवीजन है, इनको मैं 3 कह देता हूँ, तो 3 6। तो ये जाएगा 6 यूनिट्स आपके पास एक्स में और -2 यूनिट्स वाई में। तो वाई में चूँकि वाई में हमने 5 तक भी जाना है तो मैं 2 कह देता हूँ। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6। तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा 6 -2 दैट विल बी यार यहाँ और यहाँ। तो ये पॉइंट हमारे पास 6, -2 और जो वेक्टर है दैट विल बी दिस वन। तो ये हो गया है हमारे पास, अगर मैं इसको ठीक तरह से ड्रॉ करूँ, दिस वन इज आवर वेक्टर, ये रेड वाला 6 -2 का। नेक्स्ट है हमारे पास -3 5 का वेक्टर। तो अब चूंकि हमें यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो उन्होंने कहा है, मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल 2 पार्ट करता हूँ। कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग बी फ्रॉम ए। तो सबसे पहले तो बी फ्रॉम ए से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने निकालना है ए माइनस बी वेक्टर। अब ए माइनस बी यहाँ दूसरे फाज में ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो सबसे पहले तो हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन उलटनी होगी। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन उलटने का या माइनस बी वेक्टर निकालने का तरीका है कि आपने इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 को माइनस से करेंगे, दिस बिकम्स 3। 5 को माइनस से करेंगे, दिस बिकम्स -5। तो क्लियरली अब ये उलट चुका है वेक्टर, राइट। अगर ये पहले -3 यूनिट्स जा रहा था, अब ये 3 यूनिट्स जा रहा है। और अगर पहले ये 5 यूनिट्स जा रहा था इनटू एक्स, अब ये जा रहा है आपके पास -5 यूनिट्स। सो ये हो गया आपके पास माइनस बी वेक्टर। तो अब इस माइनस बी वेक्टर को आपने क्या ऐड करना है इनटू ए वेक्टर। अब आप इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अब जो आपके पास ये 3 - 5 है, ये आपके पास इस ओरिजिन से नहीं है, बल्कि आपने ओरिजिन सेट कर देना है इस ए वेक्टर की टेल को, क्योंकि आप लोग ए वेक्टर की टेल पर दूसरे वेक्टर के हेड को बनाएंगे तो आप इनको ऐड कर रहे हैं। सो मेरे पास है 3 - 5, मैं इसको यहाँ पर बनाऊंगा। सो ये है मेरे पास 12। सो इधर से अगर मैं देखूँ तो 3 कहाँ है, तो इधर मैं एक न्यू कोऑर्डिनेट प्लेन में हूँ। तो जैसे मैं देखूँ 3 कहाँ है, 6 और 12 के दरमियान में 3 है। यहाँ पर अगर 0 है इसके हिसाब से तो इधर जाके 3 हो रहा है, क्योंकि मैंने इधर 3 रखा हुआ है। सो एक्स पर तो 3 इधर चला जाएगा, राइट। एंड देन वाई पर -5 है। सो इधर से -5 वाई पर कहाँ होगा, ये होगा मेरे पास -2, ये होगा -4, तो -5 मेरे पास इधर आएगा। सो मेरे पास जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा ये वाला पॉइंट। सो इसको अगर हम लोग ओरिजिन बना लें, सो दैट्स दिस इज 3 और -5। सो हम लोग अपना वेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो अगर हम लोग अपना वेक्टर ड्रॉ करें, सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज नेगेटिव बी वेक्टर। सो अब ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर या ए माइनस बी वेक्टर हमारे पास कौन सा वाला होगा, दैट विल बी दिस वेक्टर। अब ये हम लोगों ने विजुअली निकाला है थ्रू द हेड टू टेल मेथड। आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं। इसका मजीद एक एक्यूरेट तरीका इसको निकालने का है, आप लोग डायरेक्टली इनको ऐड कर दें। तो अगर आपने निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पर भी शायद वो यही कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपको पॉइंट्स दिए हैं। तो आप सिंपली कर दें 6 - 2 प्लस -3, 5। तो आपके पास ऐड होकर ये आ जाएगा 6 -3, एक्स को ऐड करें तो ये आपके पास हो जाएगा 3, और -2 में 5 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 3। तो फाइनल वेक्टर विल बी 3, 3। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यही चीज़ आई होगी। ओके, सो ये चीज़ नहीं आएगी, दिस इज ए माइनस बी। मैंने तो भी ए प्लस बी निकाला है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अब ए माइनस भी निकालें तो ए माइनस भी हम लोग किस तरह से निकालेंगे, ए वेक्टर इज 6 -2। मैं इसको अब दूसरे तरीके से लिखता हूँ इन दिस फॉर्म 6i - 2j। उस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वाला तरीका बताऊँ तो बी में हम लोग करेंगे -3i + 5j
सो 6i माइनस 2j प्लस 3i माइनस 5j, साइन चेंज हो जाएगा। आई वालों को ऐड कर देंगे और जे वालों को, तो आई वाला हो जाएगा 12i माइनस, तो दिस हो जाएगा माइनस 7j, या दूसरे अल्फाज में 12 कॉमा माइनस 7। दिस इज आवर फाइनल वेक्टर a माइनस बी। अगर आप लोग देखें तो ग्राफ पर भी हमारे पास यही आया था। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज यहाँ x पर है, दिस इज 12 और y पर है माइनस, तो ये इन दोनों के दरमियान में आता है, तो दिस इज माइनस 7। सो यस, हम लोग इसको अलजेब्रिकली भी निकाल सकते हैं और हम लोग इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन वेक्टर इज दिस, कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर k एंड द वेक्टर दिस। तो इनके आपने प्रोडक्ट निकालने हैं, तो ये तो बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल दे k इज इक्वल टू -2, सो आपने निकालना है k डॉट वेक्टर v। सो k है आपके पास -2, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद वेक्टर 4 -3। तो स्केलर्स को हम लोग किस तरह ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से, इसको इससे और इसको इससे। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास -8, 4 -2 और -3, तो 6। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास ये वाला वेक्टर आंसर आता है। आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। ग्राफिकली सिंपली ये होगा कि ये वाला जो आपके पास वेक्टर था ये स्केल हो चुका है -2 टाइम्स, यानी इसकी डायरेक्शन बदली है और इसका मैग्नीट्यूड डबल हुआ है। ओके, सो जो साइंस होते हैं वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, जो नंबर्स जिनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PQR is a parallelogram with PQ is this, PR is this, PR is extended to T। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, और एक आम जो आप डायग्राम देखते हैं दिस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सिर्फ ये डेफिनेशन है कि पेयर्स जो हैं वो पैरेलल हैं। तो एनीवेज अगर मैं एक जनरल डेफिनेशन ड्रॉ करूँ तो दिस इज द पैरेललोग्राम। P नेमिंग मैंने आपको बताई थी, PQRS, इस तरह से हम इसको नेम करेंगे। तो वो कहते हैं PQ इज ए वेक्टर, R is B vector, so this diagonal is B vector. PR is extended to T, तो PR को हम लोग अब एक्सटेंड करने वाले हैं T तक। सो यहाँ कोई आगे T पॉइंट है, सो PR को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं टू T। तो एक्सटेंड यानी कि आगे जाकर कहीं पर एक और पॉइंट आ रहा है T। कंडीशन ये है कि QR इज इक्वल टू 2RT, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये इसके ट्वाइस है। तो सिंपली ये वाली जो आपके पास RT वाली लेंथ है ये हाफ है QR के, ये दूसरे अल्फाज में QR डबल है RT के। सो एनीवेज वो कहते हैं स्टेट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ A एंड B। सबसे पहले QT, सो QT वेक्टर को आप लोग स्टेट करें इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो QT को हम लोग लिख सकते हैं एज कि हम लोग ऐड कर रहे हैं QR वेक्टर प्लस RT वेक्टर। हम लोग इसको तो सिंपली लिख सकते हैं, जब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो अब प्लस हमें पता है कि ये हमारे पास इनके दरमियान रिलेशनशिप है कि QR इज इक्वल टू 2RT। तो मैं सिंपली ऐसे कह सकता हूँ कि QR को मैं लिख दूंगा 2RT के बराबर प्लस RT। तो सिंपल अल्फाज में QT इज इक्वल टू 3RT। नेक्स्ट क्या होगा, तो उसके बाद अगर आप लोग देखें तो 3RT, आप सबसे पहले जो हमारे पास RT है इसको हम लोग लिखेंगे तो उससे मेरे हमें बेहतर तरीका है कि हम इसको QR के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि QR को हम इजीली AB के फॉर्म में लिख सकेंगे। तो मैं इधर इसको वापस जाता हूँ और ये जो QR है इसको QR ही रहने देता हूँ, जबकि RT को लिख देता हूँ एज QR डिवाइडेड बाई 2। तो मैं तो इस तरह भी कर सकता हूँ क्योंकि ये इसके हाफ है। यस, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ तो ये मेरे पास हो जाता है, तो 2 प्लस हाफ 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 QR वेक्टर। तो QT वेक्टर तो हो गया ये। अब QR वेक्टर को मैं सबसे पहले लिखता हूँ इन A एंड B फॉर्म। तो जब मैं QR वेक्टर को लिखूंगा इन A एंड B फॉर्म तो मुझे पता है कि QR वेक्टर, मुझे पता है कि PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इज इक्वल टू PR वेक्टर, राइट। ये इस तरह जाकर ये हेड टू टेल रूल से आता है। तो मैं कह सकता हूँ A वेक्टर प्लस QR वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, ये QR वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। जब मैंने ये कह दिया है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि QT इज फाइनली 5 डिवाइडेड बाई 2 B वेक्टर माइनस
ए वेक्टर। ओके, सो हमने लिख दिया है क्यू टी को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास पी टी एंड वन मिस्टेक वो मुझे भी नजर आई, जब मैं पहले इसको कर रहा था तो यहाँ पर मैंने एक 2 लिख दिया। जब मैंने पहले इसको उस तरह से लिखा था तो ये गलती से मैंने लिख दिया था, जैसे क्यू आर प्लस, तो ये 3/2 बनेगा। जैसे सिंपल मिस्टेक ये हो जाता है हमारे पास 3/2 बी माइनस ए। ओके, अब हम लोग अगले पे चलते हैं, ये क्रॉस वेरीफाई से मुझे पता चल गया। तो नेक्स्ट है मेरे पास पी टी, तो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ इस सबको। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2। तो जल्दी से मैं डायग्राम अपनी वापस बनाता हूँ। तो दिस इज पी क्यू आर एस, और पी आर को हमने एक्सटेंड किया था टू अ पॉइंट टी। ओके, सिंपली। सो हमारे पास अब हमने निकालना है पी टी। तो वो हमें कहते हैं कि ये जो होल आपके पास आ जाता है पी टी, इसको आप लोग फाइंड आउट करें। तो कर लेते हैं। हमें पता है कि पी टी विल बी इक्वल टू पी क्यू वैक्टर प्लस जो क्यू टी वैक्टर होगा, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास वो पी टी बन जाएगा। सो पी टी वैक्टर विल बी इक्वल टू पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू टी वैक्टर। अब पी क्यू वैक्टर हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज ए वैक्टर प्लस पी आर वैक्टर जो है वो हमारे पास बी वैक्टर है। सो पी टी जो वैक्टर है, अगर हम लोग ए बी के फॉर्म में लिखें, पी क्यू भी हमें पता है, पी क्यू इज ए वैक्टर, और क्यू टी भी हमें पता है, क्यू टी हमने भी निकाला था 3/2 ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। सो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर पी टी। नेक्स्ट है हमारे पास एस टी। सो जो एस टी वैक्टर है, अगर हम लोग उसको देखें, सो जो एस टी वैक्टर है अगर हम लोग उसको देखें, तो एस टी वैक्टर है हमारे पास ये वाला वैक्टर पी क्यू आर एस। तो ये वाला वेक्टर है हमारे पास एस टी। तो हम लोगों को अब निकालना है, तो एस टी वैक्टर विल बी इक्वल टू हमारे पास ये होगा एस आर वैक्टर प्लस आर टी वैक्टर, राइट। इसके बराबर होगा हमारे पास हमारा एस टी वैक्टर। तो व्हाट इज एस आर वैक्टर? तो एस आर वैक्टर तो है ये वाला वैक्टर विच इज पैरेलल एंड इक्वल टू पी क्यू, पैरेललोग्राम की खासियत है। सो दिस इज ए, और उसी की डायरेक्शन में है तो वही होगा। आर टी है ये वाला वैक्टर, ये किसके बराबर है? सो हम लोग अगर देखें तो इधर हम लोग लिख सकते हैं आर टी हमें पता है इट इज़, ये हमें यहाँ से पता है कि इट इज़ हाफ ऑफ क्यू आर, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं एज आर टी इज इक्वल टू क्यू आर वैक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब क्यू आर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, दैट वाज ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, राइट। क्योंकि क्यू आर है ये वाला वैक्टर, हम लोग कहेंगे ए प्लस दिस इज इक्वल टू बी, तो बी माइनस ए, दिस इज b vector minus a vector and this is also b minus a। तो ये भी b माइनस ए होगा क्योंकि क्यू टी हमारे पास b माइनस ए के टर्म्स में था। सो एनीवेज जो हमने इसको साथ लिख दिया, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो गया हमारे पास आर टी। सो प्लस b वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ओवरऑल अगर आप इसको सबको मिलाना चाहें तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वैक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली ये हो जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डिवाइडेड बाई 2। सो एस टी इज ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, अब आपको ट्राइंगल दिया हुआ और अब अपने एक्स और वाई में करना है। मेरे ख्याल में अब आपकी जितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आपको ये खुद करना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो आंसर क्वेश्चन आएगा। तो ये मैं नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और आपको खुद ये करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसके अंदर पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वैक्टर, पी आर इज इक्वल टू वाई वैक्टर, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो पी नहीं, पी क्यू ये नहीं है, पी क्यू है ये वाला, तो इसके दरमियान में एस है मिड पॉइंट, एंड यू लाइज ऑन आर एस। तो आर एस पर, आर एस है ये वाली साइड, इस पर एक पॉइंट यू है, और इस तरह से है कि एस यू इज इक्वल टू हाफ आर यू, यानी कि जो एस यू होगा वो आर यू के हाफ होगा। तो वो तकरीबन इस जगह पर होगा यू के, ये जो यहाँ एस यू इज इक्वल टू हाफ आर यू। दूसरी बात है कि 2SU इज इक्वल टू आर यू, राइट। तो इनके मैग्नीट्यूड्स हैं, ये डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। सो यस, अगर आपके पास 2SU हो, यानी SU को अगर आप डबल कर देंगे तो आपके पास RU आ जाएगा। तो RU डबल है दूसरे अल्फाज में आपके पास SU के, राइट। ओके, यस। सो ये आपके पास आ गया यू पॉइंट। देन वो कहते हैं स्टेट द फॉलोइंग। तो ये आपने खुद करने हैं। PS मीन्स ये वाला,
आर एस मीन्स ये वाला आर से लेकर एस तक एस यू। तो ये आपने एडिशन कर करके इधर उधर से निकाल के पैरेललोग्राम वाला भी किया, उससे पहले भी किया था। अब आपकी ये खुद प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ये कर सकें। सो उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको पिछले क्वेश्चन दोबारा देखने होंगे, और जब तक आप अपना खुद जहन लगाकर इनको नहीं करेंगे तो आपसे ये नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ P इज दिस, Q इज दिस, फाइंड द नंबर A एंड B सच दैट, ये कंडीशन है हमारे पास ट्रू। तो ये उन्होंने हमारे पास कंडीशन रखी है कि A को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें विद P वेक्टर, B को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें विद Q वेक्टर, तो ये होगा हमारे पास X वेक्टर प्लस 9Y वेक्टर के। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर से हमें निकालना है A और B कौन से, ये स्केलर्स हैं, स्केलर्स ये कौन से हैं। तो वो बता रहे हैं कि अगर हम P को इस स्केलर से मल्टीप्लाई करें, Q को B स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, तो हमारे पास X प्लस 9Y आता है। तो ये स्केलर्स कौन से हैं फाइंड करते हैं। हमारे पास जो P वेक्टर है दैट इज 3x माइनस वाई वेक्टर, और हमारे पास जो Q वेक्टर है दैट इज 2x वेक्टर माइनस 3y वेक्टर। ओके, सो अगर हम लोग इसको इनके अंदर पुट कर दें, सो A विल बी इक्वल A डॉट P दैट इज 3x माइनस वाई, सो दिस इज 3x माइनस वाई वेक्टर। इनके ऊपर आप लगाना चाहते लगा सकते हैं। चलो मैं अभी लगाते जाता हूँ। प्लस B Q इज 2x वेक्टर माइनस 3y वेक्टर विल बी इक्वल टू x वेक्टर प्लस 9y वेक्टर। ओके, सो आपके पास ये हो गई आपकी इक्वेशन। इधर से अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, दिस बिकम्स 3ax वेक्टर, वेक्टर सिर्फ x के ऊपर होगा, माइनस ay वेक्टर बिकॉज a इज अ स्केलर, प्लस 2bx माइनस 3by इज इक्वल टू x प्लस 9y। ओके, हम लोग अलग करेंगे x को। सो इधर से अगर हम लोग अलग करें x को कॉमन ले लें, दिस बिकम्स 3a प्लस 2b, राइट। इन दोनों टर्म से हम लोग x को कॉमन ले रहे हैं, सो दिस बिकम्स 3a प्लस 2b, और इन दोनों टर्म से हम लोग लेंगे y को कॉमन, सो माइनस y को कॉमन ले लेते हैं, या प्लस y को ही कॉमन लेते हैं, प्लस y, बल्कि माइनस को ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों माइनस है तो अंदर वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो माइनस वाई वेक्टर को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस ए, तो ये हो जाएगा ए क्योंकि मैंने माइनस भी साथ से कॉमन लिया, माइनस भी से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला हो जाएगा प्लस 3b। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 9y। तो अब ये जो फाइनल है इसका आंसर हमारे पास ये आता है। तो मैं इसको डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ कि जो x वाला पार्ट है क्लियरली वो तो आ रहा है इधर से, और जो y वाला पार्ट है वो आपके पास आता है इधर से। तो मैं इसको लिखूंगा एज x वेक्टर इंटू 3a प्लस 2b इज इक्वल टू x प्लस 9y, एंड देन दूसरी इक्वेशन मैं बना सकता हूँ एज माइनस वाई ए प्लस 3b इज इक्वल टू x प्लस 9y। देन मुझे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। एंड ओके, वन थिंग, ये जो मैंने छोटी सी मिस्टेक की, तो जाहिर है यहाँ पर हमारे पास 9y वाली जगह नहीं है क्योंकि मैं y को इक्वल कर रहा हूँ, x को इक्वल कर रहा हूँ, और इधर मेरे पास x वाला हिस्सा नहीं आएगा। सो ये छोटी सी मिस्टेक है। इस तरह से हम लोग इन इक्वेशंस को बनाएंगे। जब ये इक्वेशन बन गए तो इसके बाद मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। इस वाली को मैं लिख सकता हूँ एज 3a प्लस 2b, ये जो पहली वाली है इसको मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये x कट जाएगा तो हमें तो सिर्फ a प्लस b निकालना है, तो वो हम निकाल लेंगे, a और b निकालना है, जबकि इधर से हमारे पास y कट जाएगा। सो ये हो जाएगा a प्लस 3b माइनस तो रहेगा, बट y वाला इधर से कट जाएगा, तो ये हो जाता है 9। ये दूसरे अल्फाज में a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये जो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग अपने a और b तक पहुंच जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले ही है मेरे पास 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, दूसरी वाली को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस 27, राइट। देन मैं इन दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये कट जाएगा, ये वाला माइनस साइन, 2 माइनस 9
2 माइनस 9 माइनस 7b 1 प्लस 27 या 28. So b will be equal to 28 divided by minus 7. So 28 divided by 7 will be 4. So this will be minus 4. तो b will be -4. तो b तो आ गया हमारे पास. a अब हम लोगों को निकालना है, तो किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं. इधर अगर हम लोग पुट करें तो a will be equal to 3 minus 4 is equal to -9. a minus 12 is equal to -9. a is equal to -9 plus 12. a is equal to 3. सो हमारे पास हमारा आंसर है a is equal to 3 और b is equal to -4. सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 4 पॉइंट्स are this respectively. find p r q s q r and r s in terms of a and b. तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं. मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ. एक p है, एक q है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक r है और एक s है. क्लियरली मैंने ठीक से नहीं ड्रॉ किया. हो सकता है q यहाँ हो, मुझे क्या पता. मैं तो बस एक रफ स्केच दे रहा हूँ. यहाँ ओरिजिन है तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं. ये पोजीशन वेक्टर ऑफ p है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ q है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ r है, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ s. तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स, यानी इस पॉइंट तक ही आते हैं, इस पॉइंट की पोजीशन को जाहिर करते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट p, दिस इज a वेक्टर. p पहले है तो a पहले है, b का है q का है b, r का है 2a प्लस 3b और s का है a माइनस 2b. अब क्लियरली मैंने इनको ठीक से नहीं ड्रॉ किया, जाहिर है ये साथ साथ नहीं होंगे. a b है एंड देन दिस इज 2a प्लस 3b. तो मैं एक्चुअली मैं इनको ठीक से ड्रॉ करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास था a दिस एंड अभी मेरे पास था b दिस. तो पहले है मेरे पास 2a प्लस 3b. ओके, तो 2a प्लस 3b ये किधर आएगा. तो 2a प्लस 3b इसको अगर आप डबल करेंगे एंड देन इधर आप लोग चले जाएंगे तो इस जगह पर जाकर तकरीबन ये वाला पॉइंट आएगा. तो एनीवेज मेरा तो रफ स्केच है, मे बी ये वाला पॉइंट जो आर है ये इधर आता होगा कहीं, लेकिन मेरा तो एक रफ स्केच है. वो कहते हैं फाइंड पी आर. सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, हमने निकालना है पी आर. पी आर यानी इससे लेकर इधर तक की डिस्टेंस. अच्छा, तो ये तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको लिख सकूँगा एज ए वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर. ये जहाँ पर भी हो आर, ये वाली बात तो हमेशा ठीक ही होगी, इज इक्वल टू आपका आर वेक्टर का आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर. राइट, यस. जब मैंने ये लिख दिया है तो अब मुझे पता है मैंने पी आर वैक्टर ही तो निकालना था. तो मैं इसको लिख दूंगा 2a यहाँ से आके माइनस, दिस बिकम्स a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर. यस, मैंने इन टर्म्स ऑफ a एंड b लिख दिया है पी आर को. तो ये आपको खुद से है, जब सोचने की कैपेबिलिटी होगी तो आप इनको निकाल सकेंगे. नेक्स्ट है आपके पास क्यू एस. क्यू एस कौन सा है. क्यू एस इज दिस वन. अब क्यू एस को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं. क्यू एस को भी हम लोग लिख सकते हैं एज बी वेक्टर प्लस क्यू एस वैक्टर will be equal to the position vector of s point will be a minus 2b vector from head to tail rule. So qs becomes, अब ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर. तो एक दूसरे के ऑपोजिट बन जाते हैं. ओके, यस. सो ये हो गया हमारे पास क्यू एस और पी आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. नेक्स्ट है आपके पास क्यू आर. सो क्यू आर में वो कहते हैं, ये वाला ऑफ कोर्स आपको पॉइंट निकालना है क्यू आर में. ओके, सो क्यू आर वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हैं. इसको आप लोग अगर लिखें, आप लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर विल बी अगेन द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच विल बी 2a प्लस 3b. तो जो क्यू आर होगा उसको आप लोग लिख सकेंगे एज 2a माइनस 2b. राइट, तो ये हो गया आपके पास क्यू आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. देन आपको कहते हैं आर एस. सो आर एस इज दिस वन. सो आर एस को लिखने के लिए आप लोग लिखेंगे ये वाला प्लस आर एस विल बी इक्वल टू ये वाला. तो मैं लिखूंगा 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस आर एस विल बी इक्वल टू a माइनस 2b द पोजिशन वेक्टर ऑफ एस. सो क्लियरली हेड टू टेल रूल से आया है. तो आर
एस हो जाएगा मेरे पास ए माइनस टू ए यानी माइनस ए वैक्टर, माइनस टू बी माइनस थ्री बी यानी माइनस फाइव बी वैक्टर। सो दिस विल बी आर एस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो और वन थिंग मैं ये भी नज़र पड़ी, ये हमारे पास प्लस टू बी होगा ना, तो ये प्लस थ्री बी है माइनस बी, दिस विल बी प्लस टू बी। ओके, बाकी सब कुछ करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये टू क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 13 और 14 में कहते हैं कि इन आप प्रॉपर्टीज़ को शो करें, तो इनमें से मैं एक कर देता हूँ, क्योंकि इसको शो करने का मतलब बस यही है कि आपने कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। सो उन्होंने कहा है कि एक इस प्रॉपर्टी को शो करेंगे, जीरो में एक्स को ऐड करें, जीरो वैक्टर यानी वही वैक्टर जो कुछ होता ही नहीं, जीरो में एक्स को ऐड करें और एक्स में जीरो को ऐड करें तो उसका अंदर एक्स आता है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि किसी भी चीज़ में आप जीरो को ऐड करेंगे तो वही आएगी। एंड देन ये वाली उन्होंने बतानी है प्रॉपर्टी के एक्स में अगर आप लोग उसके ऑपोजिट वैक्टर को ऐड करें तो उसका आंसर जीरो होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगर आपने इनको शो करना है, तो मैं से पहला वाला फॉर एग्जाम्पल शो करता हूँ, तो उसका तरीका यही है कि आपने बताना है कि इसके अलग-अलग कंपोनेंट्स के साथ क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ओके, एक्स हमारे पास ये वाला वेक्टर है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं जीरो प्लस एक्स वैक्टर। हमने सिर्फ ये दिखाना है कि ये हो जाएगा जीरो प्लस ए और जीरो प्लस बी, तो वो हमारे पास ए प्लस बी ही होगा, यानी वो हमारे पास ए कॉमा बी ही होगा। हमें ये दिखाना है कि क्योंकि ये नंबर्स के साथ अप्लाई होती हैं तो ऑटोमेटिकली ये वैक्टर्स के साथ भी अप्लाई होगा, क्योंकि वो वैक्टर्स के कॉम्पोनेंट्स के साथ काम करेगी। सो इफ जीरो प्लस एक्स इज दिस, तो फ्रॉम दी चलिए इसको भी हमें करते हैं एक्स प्लस ज़ीरो, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए प्लस ज़ीरो कॉमा बी प्लस ज़ीरो, ये भी ए कॉमा बी ही आएगा। ये हो गया। देन ये हम देखते हैं कि एक्स के ही बराबर है, एक्स भी यही था, तो इधर से हम लोग इस प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ ये शो करना है कि ये प्रॉपर्टी जीरो में ऐड करने वाली, ये हमें नंबर्स के लिए तो बताती है, क्या ये वैक्टर्स पर भी अप्लाई होंगे, तो बिल्कुल ये वैक्टर्स पर भी अप्लाई होंगी। सेम यही प्रोसीजर आप इसके लिए भी कर सकते हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। A vector b is translated 4 units left and 6 units down. Find the new position of its terminal point, assuming its initial point is at the origin. तो यहाँ पर ट्रांसलेशन की बात है। b वेक्टर है हमारे पास 5 कॉमा माइनस टू, कहना है ट्रांसलेट करना है, यानी इसको हमें शिफ्ट करना है, चेंज करना है। 4 यूनिट्स लेफ्ट, 4 यूनिट्स हमें इसको लेफ्ट पर शिफ्ट करना है, यानी लेफ्ट का मतलब है माइनस एक्स की तरफ, और 6 यूनिट्स डाउन शिफ्ट करना है। सबसे पहले तो मैं वो वेक्टर लिखता हूँ जिसको हमने ट्रांसलेट, जो हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है, यानी कि अगर ये हमारे पास था बी वेक्टर, तो इसके ऊपर हम लोग एक दूसरा वेक्टर अप्लाई करेंगे जिसको हम बी पे ऐड कर देंगे, वो वेक्टर इसको शिफ्ट कर देगा। तो मे बी इसको इस तरह से शिफ्ट कर देगा, तो फाइनल बी वेक्टर इस तरह से आ जाएगा। तो वो जो शिफ्ट करने वाला वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, तो वो ये एक ऐसा वेक्टर है जो इसको हमारे पास 4 यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट कर दे। 4 यूनिट्स लेफ्ट से मुराद है कि ये 5 जो है ये 1 बन जाए, यानी इसके अंदर -4 हो जाए। तो ये वाली साइड तो होगी -4 और 6 यूनिट्स डाउन, राइट, इस तरफ माइनस एक्स, ये हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट प्लेन है वाई एंड एक्स, तो दिस इज माइनस एक्स लेफ्ट, माइनस एक्स डाउन, -5, सो दिस इज 6 यूनिट्स डाउन, तो -6। तो ये मेरे पास एक ट्रांसलेशन वेक्टर है, जो मैं इस पर अप्लाई करूँ तो मैं इसको इस तरह से शिफ्ट कर देगा। तो मैं अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझाऊँ ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये 5 कॉमा -2, तो मे बी दिस इज 5, दिस इज -2, चलिए इसको मैं 4 4 कह देता हूँ, दिस इज 4 6 नहीं 2 2 2 4 एंड देन 6, और ये वाले भी मैं 2 2 कह देता हूँ, 2 4 6। तो पहला है मेरे पास पॉइंट एट 5 5 और -2 पर, तो इधर 5 है और इधर -2 है, यानी एट दिस पॉइंट। सो ये तो हो गया मेरे पास मेरा वेक्टर नंबर बी, ठीक है, वेक्टर बी। इसको मैंने ट्रांसलेट करना है 4 यूनिट्स लेफ्ट और 6 यूनिट डाउन, यानी कि ये जो पॉइंट है मेरे पास 5 का -2, इसको मैंने शिफ्ट करना है 4 यूनिट्स इस तरफ और 6 यूनिट्स नीचे की तरफ। तो मैं एक ट्रांसलेशन वेक्टर बनाऊँ अगर ये वाला, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये बनेगा मेरे पास मैं इसको ऐड करूँगा, इसके ऊपर ट्रांसलेशन वेक्टर को मैं इस पर ऐड करूँगा, तो इधर हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे जैसे हमने पहले किया था। -4 यानी इधर से मैंने जाना है -4 एक्स की तरफ, तो जैसे अगर मैं -4 जाऊँ तो मैं ऑलरेडी हूँ एट 5, 5 -4 इज़ 1, तो मैंने जाना है एट दिस पॉइंट, राइट, इधर इस तरह जाना है, बट उसके साथ साथ मैंने जाना है 6 यूनिट्स डाउन।
तो 6 यूनिट्स इधर से शुरू करते हुए, तो दिस इज़ -2, दिस इज़ -4, दिस इज़ -6, दिस इज़ -8, तो -8 -6 हो जाएगा, क्योंकि -8 -8 प्लस 2 हमें करना पड़ेगा, तो वो -6 बनता है। सो इधर से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है। इधर 0, -2, -4, -6, तो मेरे पास जो पॉइंट बनेगा वो होगा यहाँ पर। सो दिस इज़ मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर t, -4, -6। ओके, सो ये इस वेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने इसको ट्रांसलेट करना है, तो जो फाइनल वेक्टर होगा वो इन दोनों की जो एडिशन होगी वो होगा। तो हम b को ट्रांसलेट कर चुके होंगे, तो सिंपली मैंने इन दोनों को ऐड कर देना है, b + t, तो ये हो जाएगा 5 - 4 दैट विल बी 1, -2 -6 दैट विल बी -8। तो जो फाइनल वेक्टर है, जो मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करूँ अगर इधर से लेकर इधर तक, तो दैट इज़ ऑफ कोर्स इधर से ये पॉइंट -1 और -8। तो ये वाला मेरे पास है मेरा फाइनल वेक्टर, जो ट्रांसलेटेड वेक्टर है, ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसलेटेड, जो ट्रांसलेट हो चुका है। सो इसका एक बहुत सिंपल तरीका ये था कि आप डायरेक्टली इसमें 4 यूनिट्स लेफ्ट, तो इधर -4 कर देते हैं, और डायरेक्टली इसमें आप लोग 6 यूनिट्स माइनस कर देते, लेकिन जो दूसरी तरीका है वो ये कि आप पहले इसका ट्रांसलेशन वेक्टर बनाएंगे, किस वेक्टर को आपने लगा कर इसको ट्रांसलेट करना है, बट द फाइनल पॉइंट इज दिस वन। ये हमारा बी वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फाइनल आंसर हो गया 1। सो ये मैंने -1 यहाँ पर गलती से लिख दिया, शुरू में हमने जब कैलकुलेट किया तो 1 ही आया है, 1, -8, तो यहाँ पर 1 है। एनीवेज दिस इज आवर फाइनल वेक्टर। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उसकी तरफ बढ़ें, गिवन द वेक्टर्स a, b and c, determine the scalar values eminent such that the equation holds true. Verify the validity of your found scalar values by substituting them back into the equation and checking if it yields the vector c। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो भी हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, उनकी ये खासियत है कि हम लोग, अगर हमारे पास 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सेम प्लेनर वेक्टर्स हैं 3, तो अगर हम उनमें से कोई 2 वेक्टर्स को लें और उनको ऐड करें, उनके साथ हम कुछ स्केलर्स वगैरह लगाते हैं चीज़ें ठीक करने के लिए, तो हमारे पास तीसरा वेक्टर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास पैरेलल वेक्टर की एक खासियत थी कि अगर c और a पैरेलल हैं, तो हम लिखते थे c = ma, राइट? क्योंकि वो पैरेलल हैं, तो सिंपली उनकी डायरेक्शन सेम रहते हुए सिर्फ हमने उनको स्केल कर देना है। अब चूँकि हमारे पास 3 हैं और ये कोप्लेनर हैं, तो डायरेक्शन तो ज़ाहिर है सेम हो सकता है ना हो, लेकिन चूँकि हमने पहले के साथ एक स्केलर लगाया, दूसरे के साथ एक स्केलर लगाया, इन दोनों को हमने इस खास तरीके से ऐड कर दें, यानी खास किस्म के स्केलर्स लगाएँ, तो ये सिर्फ उन स्केलर्स पर डिपेंड करेगा। तो उस तरीके से हम लोग अपने सी वेक्टर तक पहुँच जाएँगे, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी एम और एन वैल्यू से पहुँच जाएँगे। तो कौन सी वो स्केलर वैल्यूज़ हैं जिनसे ये वाली इक्वेशन सैटिस्फाई होती है? जब हमारे पास a है 3, -1, b है 1, 5 और c है 7, 9, तो हमारे पास m और n वैल्यूज़ कौन सी हैं? तो इसको हम लोग लिखते हैं c इज़ 7, 9 इज़ इक्वल टू m इंटू 3, -1 प्लस n इंटू 1, 5। सो अब हम लोग फॉर ओनली फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम लोग बात करें, सो हम लोग इसको लिख रहे हैं, इनको हम लोग 2 अलग-अलग इक्वेशंस बना सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इधर के ये हमारे पास है 7, 7 जो हमारे पास c का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास आ रहा है इसके ये वाले और इन दोनों को ऐड करके, तो हम लोग कह सकते हैं इज़ इक्वल टू 3m प्लस n। सो ये वाला मल्टीप्लाई होकर ये वाला, यानी इन दोनों को अगर हम लोग इनके एक्स वालों को ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास वो 7 आता है। और इसका जो y है दैट इज़ 9, इसको हम लिख सकते हैं एज़ -m प्लस 5n। तो ये हमने 2 इक्वेशंस बना दी हैं, जिनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो करते हैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व। सो इधर से मैं अगर इस वाले को फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई कर दूँ विथ 3, तो इस वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 × 27 इज़ इक्वल टू -3m प्लस 15n। ओके, सो अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम किसी तरफ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ ही करना है हमें। सो मैं इन दोनों का ऐड करता हूँ। 7 इज़ इक्वल टू 3m प्लस n, 27 इज़ इक्वल टू -3m प्लस 15n। ऐड करूँ तो ये सब ख़त्म। 7 प्लस 27, 34 will be equal to 16n. 16n will be equal to 34, so n will be equal to 34 divided by 16. 34 divided by 16 is equal to 17 divided by 8.
तो ये तो हो गया हमारे पास n, दैट इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 8। हम इसी की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे पास दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज m। सो m होगा हमारे पास इक्वल, अगर हम लोग इसमें से इस वाले में पुट करें, 7 इज इक्वल टू 3m प्लस 17 डिवाइडेड बाई 8 n की जगह पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 8, 8 will be equal to 3m, so 3m will be equal to 7 minus 17 divided by 8, 39 divided by 8, so m will be finally equal to 3 को मुझे जाकर डिवाइड कर देंगे, 39 divided by 8 dot 3 या 39 divided by 8 multiplied by 3, that will be 13 divided by 8। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज हो गई हमारे m की और हमारे n की। तो प्लस जो अगला वाला इसका पार्ट था, दैट वाज उन्होंने बस ये कहा है वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ योर, क्या आपने जो आंसर निकाले हैं वो ठीक हैं, तो इनको आप लोग वापस अपनी इक्वेशन में पुट करें और देखें क्या ये वाकई में सेटिस्फाई करते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, करके देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो इक्वेशन हमारी कौन सी थी, इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, क्या इसके अंदर ये m और n की वैल्यूज वाकई में फिट भी आती हैं या नहीं, क्या वाकई में c तक हमें लेके जाती हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो c इज़ 7,9, अगर तो वाकई में लेके जाते हैं इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, नहीं है ठीक नहीं लेके जाते हैं तो हमने कोई गलती की है। 13 डिवाइडेड बाई 8 m a 3 माइनस 1 प्लस n इज 17 डिवाइडेड बाई 8 और जो हमारे पास b है दैट इज 1,5। तो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बनती है, इसको देखते हैं। 7,9 13 divided by 8 with 3, okay, 39 divided by 8 minus 13 divided by 8 plus 17 divided by 8 comma 17 divided by 8 multiplied by 5, so 85 divided by 8। तो सिंपली हम इनको ऐड करते हैं। सो मैं यहाँ से सबसे पहले तो क्लियर करता हूँ। सो 7,9 39 divided by 8 plus 17 divided by 8, so this is 7। सो हमें देखना है क्या वाकई में इक्वल है, और -13 8 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज इक्वल टू 9। इन दोनों का ऐड किया है, सो यस दिस इज इक्वल, इन दोनों के इक्वल वाकई में आ जाता है। तो फिर इसका मतलब कि हमारे हमने जो वैल्यूज निकालनी थी दैट वर ओके, उनमें कोई गलती नहीं थी। ओके, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।